हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोगों के सीयूईटी के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अब आने वाला है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर 22 तारीख को। बस वही पेपर आपका बढ़िया से जाए और एनसीईटी वालों के भी एग्जाम जून में स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। इसके लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, हमारे पेपर में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट आज जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। अभी तक हमने अपनी क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है आप पाएंगे कि इन क्वेश्चंस पर आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं सुने हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें कैसे डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर आप एनसीईटी या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सेशंस आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाली हूँ। एनसीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर अभी भी कंफ्यूज्ड है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो बच्चों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स मैंने यहाँ डिजाइन किया हुआ है। इसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है, इंग्लिश में हम मिडिल वे में है, अभी थोड़ा कंप्लीट होना और बाकी है, और जनरल टेस्ट हमारा रेगुलरली चल रहा है। तो अगर आप लग करके साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 30 आवर्स का लाइव कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 30 आवर्स में 30 आवर्स के जो लेक्चर्स होने वाले हैं इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू डिस्कशन दोनों है। आप उसे सुने और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है समझे। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 80 आउट ऑफ 80 का मैं यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जरूर आएंगे। ये एनसीईटी वालों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं, ठीक है। सीयूईटी में मार्किंग सिस्टम अलग है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है और पीवाईक्यू है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाए हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिटरेरी डिवाइसेस सच एज सिमिली एंड मेटाफोर आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिटरेचर में जो सिमिली और जो मेटाफोर यूज होते हैं वो इनमें से किस तरह की लिटरेचर डिवाइस में यूज होते हैं, है ना। साहित्य में जो युक्ति जैसे कि उपमा अलंकार ये सब रूपक ये सब यूज होते हैं, तो इनमें से कहाँ पर यूज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपने हिंदी के लेक्चर्स में भी पढ़ा है। एक्चुअली जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो इंटरलिंक्ड है ना। तो हमने पढ़ा है कि हमारी कविताओं को हमारे गद्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग उसमें अलंकार का उपयोग करते हैं, सिमिलीज का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल पात सरिस मन डोला, मन जो है पीपल की पत्ती की तरह डोल रहा है, तो ये क्या हम गद्य में तो उपयोग नहीं करते, हम कहाँ उपयोग करते, पद्य में, मतलब कि पोएट्री में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। अगर इंडिया में एक बच्चा इंग्लिश लर्न कर रहा है तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लेक ऑफ ट्रेंड टीचर। क्या ट्रेंड टीचर नहीं है? हाँ, ये बड़ी समस्या है। लेक ऑफ एन इनेबलिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट, लैंग्वेज इन्वायरमेंट की कमी है, यस, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो दोनों चीजें सही है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ पोएम्स, हाँ हम पोएम्स को रट के याद करते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं। ऑब्जेक्टिव वे ऑफ टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज हमें कैसी लैंग्वेज आती है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है ना। सही तरीके से हमारी लैंग्वेज टेस्टिंग, हमारी लैंग्वेज की स्किल्स की टेस्टिंग नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी नहीं है प्रॉपरली। बहुत कम स्कूल्स में लैंग्वेज लैब्स होती है जहाँ पर जाकर के उन्हें डिक्शनरी का यूज या सुन करके लैंग्वेज को सीखना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जाएगा। A B C D E
ये पांचों ही प्रॉब्लम है इंडिया में जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने जीटी में भी आप लोगों को करवाया है। द बुकर प्राइज 2022 वाज अवॉर्डेड टू विच इंडियन नॉवेल। ये यहाँ पर सीधे बुकर प्राइज की बात नहीं कर रहे हैं, बुकर प्राइज जो इंडियन नॉवेल को मिला है उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे गूगल करके पता नहीं क्या क्या रिजल्ट नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स की बात आई है तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे जरूर ज्वाइन करना। काउंसलिंग के टाइम पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। चलो, तो कौन सी है? अ टॉम्ब ऑफ सैंड, ये जो है आपको ध्यान रखना है, रेत की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, हाउ कैन ग्रामर बुक बी मॉडिफाइड टू मिनिमाइज द डिफिकल्टीज लर्नर फेस व्हाइल लर्निंग ग्रामर। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रामर बुक को हम कैसे डिजाइन करें कि जो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज सीखने में वो कम से कम कर दी जाए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बाय टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये तो सही बात है, अगर हम ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट के साथ, संदर्भ के साथ पढ़ाएंगे व्याकरण को तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। बाय इंक्लूडिंग पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है कि जितने ज्यादा पिक्चर और इलस्ट्रेशंस रहेंगे, है ना, उतना ज्यादा बच्चे को समझ में आएगा। बाय गिविंग मोर प्रैक्टिस एंड एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली राइट, ग्रामर जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और एग्जाम्पल से समझ में आती है, तो सी भी सही होगा। फिर है बाय फोकसिंग ओनली ऑन द रूल्स पर फोकस करें बस तो काम चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय ट्रांसलेटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, ये भी नहीं, मतलब कि ABC सही होगा। कहाँ है ABC? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अ मैन इज अ बॉर्न चाइल्ड, हिज पावर इज द पावर ऑफ ग्रोथ। तो ये एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य एक जन्मजात शिशु है, उसकी शक्ति उसकी वृद्धि क्षमताओं में है। ठीक है, हमारी शक्ति कब है? जब हमारे अंदर ग्रोथ होती है, हमारे पावर ऑफ ग्रोथ के अंदर हमारी शक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ह्यूमन शुड रिमेन स्टेगनेंट, ह्यूमन हमेशा में गतिहीन या ठहराव रहना चाहिए, ये होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन शुड रिफ्रेन फ्रॉम एडिंग टू सोर्स ऑफ नॉलेज, मनुष्य को ज्ञान के स्रोत बढ़ाने से बचना चाहिए क्या? ये भी गलत हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव रिग्रेशन आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन, पिछड़ापन इंटेलेक्चुअली और कॉग्निटिवली हमें पिछड़ापन होना चाहिए क्या? नहीं, ये पिछड़ापन होने का गुण क्या महत्वपूर्ण है? नहीं। तो क्या बचा? इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमंस ही है जिनमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, हमें रीजनिंग होती है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट का सही आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट, टुडे इफ अ टीचर वांट टू टीच द इम्पॉर्टेंट गुड डेट्स एंड प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस, शी कैन यूज द फॉलोइंग एज अ रिसोर्स। अगर एक टीचर अपने बच्चों को गुड डेट्स मतलब कि अच्छे काम करना, नॉन वायलेंस लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा सिखाना चाहती है, तो इनमें से किसकी टीचिंग्स वो या किससे रिलेटेड बुक वो बच्चों को पढ़ाएगी या किसकी कहानियां उन्हें सुनाए, ये कह सकते हैं, है ना। इनमें से कौन से स्रोत का उपयोग करेगी? अंबेडकर जी की राइटिंग्स यूज करेगी, उनके बारे में उनकी लिखी हुई चीजें सुनाएंगी उन्हें, जैन टीचिंग्स देंगी और यहाँ पर पौराणिक साहित्य सुनाएंगी या अकबरनामा सुनाएंगी। हमें पता है कि जो जैन शिक्षाएं हैं, जैन टीचिंग्स जो है वो अहिंसा एंड गुड डेट्स के ऊपर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन टीचिंग। हमने पढ़ा है ना पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैज रिप्लेस्ड सिविक्स इन द स्कूल सिस्टम? इनमें से कौन से, इन चारों में से कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसने सिविक्स को रिप्लेस कर दिया है स्कूल सिस्टम में? कौन सा हो सकता है वो सब्जेक्ट? सोचो जरा। सिविलाइजेशन, ऐसा कोई सब्जेक्ट आया है क्या? नेशनलिज्म है क्या? नहीं। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ है क्या? नहीं। क्या होगा? सिविक्स मतलब कि आपकी कंट्री और उसमें रहने वाले लोग, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक,
तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है, ठीक, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं द स्कूल लेवल सोशल साइंस encompasses dash concern of society and include wide range of content drawn from the various discipline। विद्यालय स्तर का सामाजिक विज्ञान समाज के डैश विषयों के बारे में तथा अन्य विषयों की विषय वस्तु को भी विस्तृत रूप से संकलित करता है। तो हमें पता है सोशल साइंस के अंदर क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो डिफरेंट का है सिनोनिम क्या है? डाइवर्स। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डाइवर्स, है ना। विविध विषयों के बारे में है तथा अन्य विषयों की विषय वस्तु को भी विस्तृत रूप से संकलित करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रॉट द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल ने लिखा है। तो हमने 8th में भी पढ़ा है ना, 8th में। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो इसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ टीचिंग सोशल साइंस शुड एम एट रेजिंग स्टूडेंट्स अवेयरनेस थ्रू। बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की विषय वस्तु का उद्देश्य विद्यार्थियों में जानकारी बढ़ाना है। किस चीज की जानकारी? मतलब कहने का ये है कि बच्चों को जो सोशल साइंस पढ़ाया जाता है वो किस चीज की अवेयरनेस, किस चीज में जागरूकता लाने के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। पहला इन्होंने दिया है क्वेश्चनिंग ऑफ फैमिलियर सोशल रियलिटी, है ना, परिचित सामाजिक वास्तविकता संबंधित प्रश्न करना। ऐसा कुछ नहीं है, सोशल रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करना ये उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का। तो ये तो चला गया ऑप्शन। इनेक्टिंग ऑफ फैमिलियर सोशल रियलिटी, ये भी नहीं है। डेवलपिंग अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी, सोसाइटी में एक हम कह दें कि सर्वसम्मत या न्यूट्रल बोलते हैं ना इधर ना उधर, न्यूट्रल थिंकिंग लेकर आना, डेवलप करना, ये क्या उद्देश्य है? नहीं। सोशल साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम ये समझ जाएं कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है ना। व्हाट इज द आइडिया ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे वो फंक्शन करती है। सो ट्रांसमिटिंग एन आइडिया ऑफ सोसाइटी, दैट इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज पार्थ मित्र, ठीक है। पार्थ मित्र का व्यवसाय क्या है? तो ये है कला इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन है, ये आपको याद रखना है। कौन है ये? आर्ट हिस्टोरियन है। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया अ पर्सपेक्टिव इज अ बुक रिटन बाय, ये एक बुक है भारत में समकालीन कला एक दृष्टिकोण नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्राणनाथ मांगो इस किताब के लेखक हैं, प्राणनाथ मांगो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अ टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेइंग एन ऑब्जेक्ट टू बी क्लोजर देन इट्स एक्चुअल इज, मतलब एक ऐसी पोर्ट्रेट बनाना जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है ज्यादा पास हो, है ना। हैविंग लेस डेप्थ एंड डिस्टेंस, उनमें कम डेप्थ हो, जितना दिख रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो ड्राइंग बनाई है, ठीक है, जो पोर्ट्रेट करी है उसमें क्या है, वो ज्यादा पास दिखे और उनमें कम डेप्थ हो। इस तरह की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं फॉर शॉर्टनिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? फॉर शॉर्टनिंग, मतलब पहले से कम करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास द आर्ट वर्क संथाल फैमिली मेड बाय राम किंकर विजी इज विच मीडियम और फॉर्म। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आर्ट फॉर्म संथाल फैमिली मेड बाय राम किंकर और विजी, इन्होंने जो बनाई है कलाकृति, ठीक है, वो किस माध्यम की है? तो आपको बताना है इसमें, वो है स्कल्पचर, है ना, प्रतिमा, ठीक है। कैसा आर्ट वर्क है? प्रतिमा। नेक्स्ट, विच स्कूल ऑफ आर्ट वाज नोन एज द ग्रेसिया बोध
स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रेसिया बौद्ध स्कूल, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट। ग्रेसिया बौद्ध कला विद्यालय किसे कहाँ पर है और किसे किसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, राइट। सो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज दी ग्रेसिको, है ना, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट। बेसिकली ये जो है यूनानी और आप कह सकते हो यूनानी और रोमन से जुड़ी हुई संस्था थी, वहाँ की जो शैली थी, ठीक है, इस स्कूल की जो शैली थी कला करने की वो किससे जुड़ी हुई थी, रोमन और यूनानी लोगों से जुड़ी हुई थी। किस समय का है ये, एंशिएंट हिस्ट्री का है, आप इसको चाहे तो नोट कर ले। रीजन ऑफ इट इज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशाना, है ना, इनके समय का ये जो है आर्ट स्कूल था। नेक्स्ट चलो और क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फाइंड मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट एंड सोशल साइंस इजी, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस पर्सपेक्टिव इज। बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को सोशल साइंस इजी लगता है और मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसका रीजन क्या है। मैथमेटिक्स डिमांड एक्सप्रेशन, ऐसा है क्या, मैथमेटिक्स में तो कोई एक्सप्रेशन डिमांडेड नहीं है। मैथमेटिक्स इज नॉट कॉमन नॉलेज, ऐसा भी नहीं है, डे टू डे लाइफ का है, ठीक है। मैथमेटिक्स डिमांड प्रिसीशन, हाँ ये जरूर सही है कि गणित में स्पष्टता होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चिल्ड्रन ड्रॉ अ ट्री बाय ऑब्जर्विंग द ट्री इन her surrounding and her teacher introduce scale drawing to her, the experience can help her to develop up। तो अगर एक टीचर है, उसने एक बच्चे ने एक ट्री को ऑब्जर्व करके ट्री बनाना वो सीख रहा है और उसकी टीचर ने उसको स्केलिंग भी सिखाई है कि देखो अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है तो आपको इसको पेपर पर किस स्केल का यूज करते हो, मतलब कि किस हिसाब से आपको इसको पेपर पर बनाना है। अगर बच्चे को ये सिखाया है तो बच्चे में कौन सा सेंस डेवलप हुआ होगा, ठीक है, कौन सा सेंस डेवलप हुआ होगा, डायरेक्टली मैं बता देती हूँ तो आपको पता भी होगा, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात का बोध कि भाई हमारे सामने कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है, वही बड़ी छोटी चीज अनुपात देखते हुए पेपर पर भी ड्राइंग बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फाइंड मैथमेटिक्स, अरे ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टीचिंग एक्टिविटी विच पुट बिफोर द स्टूडेंट द रियल प्रॉब्लम दैट दे हैव टू सॉल्व फॉर देमसेल्फ, प्रॉब्लम फॉर विच देयर आर नो इजी सॉल्यूशन इन एनी बुक। तो ये बोल रहे हैं कोई भी ऐसी शिक्षण क्रिया जो कि छात्रों में समस्त सक्षम वास्तविक समस्या के रूप में रखी जाती है, मतलब आपने एक प्रॉब्लम उसके सामने रख दी जिसका समाधान उसको स्वयं ही करना है, किसी बुक में उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो इससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ब्रिंग देम क्लोज टू गाइड बुक, मतलब कहने का ये है कि क्या चेंजेस आएंगे बच्चे में, तो ब्रिंग देम क्लोज टू गाइड बुक ज्यादा यूज करने लगेंगे। मेक देम स्किल्ड, ऐसा भी नहीं होगा। क्राफ्ट दीज देयर एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है, क्राफ्ट से कला से रिलेटेड भी नहीं है। शार्पन देयर इंटेलिजेंस, हाँ उनकी बुद्धिमत्ता इससे तेज होती है जब बच्चे को एक सॉल्यूशन करने के लिए दे दिया जाए, उसे जूझने दे, उसे करने दे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, in order to foster scientific temper through the means of exciting educational experience, a teacher can take her student to a, तो बोल रहे हैं कि अगर एक बच्चे में आपको साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है तो एक टीचर को एक एजुकेशनल एक्टिविटी में इनमें से किस जगह ले करके जाना चाहिए बच्चे को। ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिक की बात हो रही है तो इन सभी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा साइंटिफिक चीज कहाँ पर होगी, प्लैनेटेरियम में होगी, है ना, तारा ग्रह में होगी, ठीक, कि कैसे जो है प्लैनेट्स होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, ऐसी सारी जानकारी वहां दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर इज एन असेंबली ऑफ स्टोन बिल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने जंतर मंतर विजिट किया होगा। डिजाइन टू बी यूज विद द नेक्ड आइज, तो इस तरीके से जंतर मंतर को डिजाइन किया गया है
अ विजिट टू जंतर मंतर कैन हेल्प स्टूडेंट टू लर्न हाउ। अगर एक बच्चा जंतर मंतर जाता है तो वो क्या सीखेगा वहां से। एस्ट्रोनॉमी वॉज अ लेजर एक्टिविटी ऑफ पीपल इन द पास्ट। क्या फुर्सत में जब पुराने लोग होते थे तो वो एस्ट्रोलॉजी करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोनॉमी वॉज प्रैक्टिस्ड इन बिल्डिंग मेड विद रेड स्टोन। ऐसा भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रेड स्टोन से बनी हुई जगह पर ही प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, तो पीपल मेजर टाइम व्हेन देयर वर नो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पासिंग ऑफ टाइम। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लोग पहले कैसे मेजर करते थे टाइम को, जब उनके पास स्टैंडर्ड मेथड नहीं थी टाइम को मेजर करने की, उसके लिए जंतर मंतर जो है परफेक्ट प्लेस है बच्चों के सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।